एसी नहीं चल रहा है? चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, तो जैकेट वैकेट पहन के आओ। हाँ जी। हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, यही चैप्टर चल रहा है। हाँ क्या? होना चाहिए, सिलेबस बता देंगे, डिस्कस कर लूँगा। हमारा सिलेबस क्या चलना है? पिछला कहाँ तक, एसी तक नहीं हुआ था? एसी आया टेस्ट में तो ईएम वेव नहीं आया होगा, तो फिर उसके बाद तो ऑप्टिक्स ही बचा। देखो किसका। चलो हाँ भाई, शुरू करें। 5:45 हो गया ऑलमोस्ट, लोग आ गए। आर्यन जैन नाराज हो जाता है, बोलता है सर 5:45 से शुरू करो। क्यों भाई, ठीक है, आप तैयार, करें शुरू? यस सर। थिन प्रिज्म का किस्सा कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें 2-3 फॉर्मूले और फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लिखना आंसर आएगा इसका। बहुत 100 साल पहले एक बार सवाल आया है, तो क्योंकि एक बार 100 साल पहले आया है तो वो फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे घबराने की बात इसमें है नहीं। थिन प्रिज्म में ये जो एंगल ए है, जिसको हम बोलते थे एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बहुत ही स्मॉल है और सारे एंगल ही स्मॉल है, यानी आई, ए, R1, R2 और ये E, सारे एंगल क्या रखेंगे? स्मॉल। मतलब लाइट रे भी ऐसे इंसिडेंट करेंगे कि एंगल आई भी स्मॉल रहे, सारे एंगल स्मॉल रहे। उससे क्या फायदा होगा? उससे एक फॉर्मूला बड़ा आसान बनेगा डिविएशन का। तो देखिए क्या लिखा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल a है, तो लिखा n, जैसे लिख दिया साइन i इक्वल टू n साइन R1। ये कुछ याद आया? आई से अंदर जाने का है, लेकिन अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन आई को आई और साइन आर को आर। सिमिलरली साइन ई इज एन साइन R2, तो ई इज एन R2। एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला होता था आई प्लस ई माइनस ए, तो आई प्लस ई निकालने के लिए मैंने इनको ऐड कर दिया, तो बना आई प्लस ई इक्वल टू एन R1 प्लस R2 खुद ए होता था, तो आई प्लस ई का वैल्यू हो गया एन ए, आई प्लस ई की जगह लिख दिया एन ए। तो एंगल ऑफ डिविएशन का बड़ा ही आसान जवाब आया n-1 इंटू ए। इतना आसान पहले नहीं था, पहले में तो पहले हम एंगल निकालते थे, आई दिया रहता था, R1 आता था, R1 को ए से माइनस कर देते, R2 आता था, R2 से ई निकालते थे, फिर आई प्लस ई माइनस ए, पूरा सॉल्व ही किया था। लेकिन अगर स्मॉल एंगल का सवाल है, पता कैसे चलेगा? एंगल दिया रहेगा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, तो समझ जाओगी ये तो स्मॉल एंगल है, तो डायरेक्ट आंसर डिविएशन का ऐसा लिख सकते हैं। सर आज एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सर शो करना था कि प्रिज्म वाला था सर, उसमें R1 = R2 A/2 होता है सर, वो तो कॉमन सेंस है ना, तो A/2 हो गई, तो सर इसको शो कैसे करते हैं? क्या चीज शो करना था? सर एक डेरिवेशन टाइप का आया था सर स्कूल के एग्जाम में कि सर R1 = R2 A/2 था, और सर एक था 2i - a, तो सर वो तो बन गया I = 2e करके प्रूफ हो गया।
सर पर R1 इजिकल्स टू R2 इजिकल्स टू A/2 कैसे प्रूव होगा फिर वो? तो वो तो ऐसे बनाया था ना हमने लास्ट टाइम, मतलब R1 प्लस R2 इज A, बस यही प्रूव करना था, फिर R1 R2 इक्वल कर दो, नहीं? वैसे ही किया हूँ मैं। हाँ तो फिर वो नंबर मिलेंगे, वो तो डिपेंड करता है। हाँ मतलब जैसे कई चीजों का लोगों के पास अलग चमत्कारी तरीका होता है, नहीं तुमने ये वाली लाइन नहीं लिखी, ये शब्द नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं माना जाएगा, तुम बोलो ये ना ना ना, यही लिखना है। ऐसे ट्राइंगल बना के किया था, एक क्वाड्रिलेटरल लिया था और एक ये ट्राइंगल लिया था। ट्राइंगल में थीटा प्लस R1 प्लस R2 इज पाई था, और क्वाड्रिलेटरल में थीटा और ए मिला के पाई था, तो ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। उसमें A/2 था पर। नहीं तो पहले यही प्रूव कर दो कि a इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और फिर दिया हुआ है R1 और R2 बराबर होंगे, तो फिर दोनों A/2 हो जाएगा। लेकिन वो तो सर एक लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया था। ओ लेंस मेकर तो हम पहुंचे नहीं, किसी ने बोला था ऑप्टिकल मुझे। फाइबर। लेंस मेकर अभी आज पढ़ेंगे हम, लेंस में आज आ जाएंगे। देखो एंगल ऑफ डिविएशन ये आ गया, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि अगर हम व्हाइट लाइट भेजें, यहां बनाता हूं, एक बहुत ही थिन प्रिज्म लिया और इधर से व्हाइट लाइट भेजा, तो इस मतलब वैसे तो लॉजिक हमें पता ही था, लेकिन ऐसे यहाँ पे 7 अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और फिर इधर से लाइट रे एक स्पेक्ट्रम की तरह से बाहर आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि n जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है वो a+b/λ² ऐसा फॉर्मूला है। तो n इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट, हाँ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट लाइट रेज। यानी कि व्हाइट लाइट भेज रहे हैं तो उसमें ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लू भी है और येलो भी है, सब अलग अलग लाइट है, सबका वेवलेंथ अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। और डिविएशन का फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है? n-1 × a। तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो वॉयलेट वाला ज्यादा मुड़ जाएगा, और रेड के लिए तो यहाँ पे रेड दिखाई देगा, यहाँ पे वॉयलेट दिखाई देगा, दोनों के बीच में एक ऐसा झाड़ू की तरह खुल जाएगा ऐसा। तुम बोलोगे ये तो डिस्पर्शन है, तो यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। तो ये डिस्पर्शन हो गया प्रिज्म के थ्रू। फॉर्मूला आसान इसलिए बना लिया जिससे कि डिस्पर्शन का एंगल हम आसानी से निकाल पाए। तो बताओ मुझे, अगर मैं कहूं वॉयलेट लाइट का कितना डिविएशन होगा, तो आप किस लाइट रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाओगे कि ये प्रिज्म का वॉयलेट लाइट भेजने पर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? उसका वैल्यू NV-1 × a में रख दिया। ऐसे ही रेड वाले का कितना होगा? वॉयलेट वाला सबसे ज्यादा है और रेड वाला, बाकी सारे कलर उसके बीच में बैठे होंगे, तो हम सबसे बाहर बाहर वाले वैल्यूज को लिख रहे हैं। तो एक लाइट रे कम मुड़ गया है, एक ज्यादा मुड़ गया है, तो दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में जो एंगल थीटा है, थीटा को लिखेंगे वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन। आंसर आया NV-NR × a। इस थीटा का नाम रखा गया है, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। कितना सिंपल फॉर्मूला बन गया। ये सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि हम थिन प्रिज्म के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जिसका n का वैल्यू मतलब जिसका a का वैल्यू बहुत स्मॉल है, n-1 जैसा इजी, वरना साइन इनवर्स में आंसर बनते, ये कैलकुलेट करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता। समझ गए क्या? तो थिन प्रिज्म में लाइट रे भेजेंगे और बोलेंगे इस लाइट रे से कितना एंगल पर डिस्पर्शन दिखेगा, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज दोनों डिविएशन का डिफरेंस NV-NR × a। NV क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वॉयलेट लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम प्रिज्म फॉर रेड लाइट। दो अलग अलग लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा, वो इसमें रखना, आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है, चांस बिल्कुल नेग्लिजिबली स्मॉल है।
मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारे अंदर एक कीड़ा है कि क्या अगर आ गया तो कितना बड़ा पोपट हो जाएगा हमारा, है क्यों भाई? इसी बार डिसाइड किया कि ऐसा पूछेंगे, पोपट कर देंगे सबका। गए एग्जाम में ढूंढ रहे हो मुझे, कहाँ है वो टीचर? फिर तुम कहोगे अरे सर बता ही देते, इतना लल्लू फॉर्मूला बता देते हैं, तुम तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों भाई, क्या बताएं? चलिए, अभी अभी सिंपल सवाल पूछा है, क्या लिखा है? फाइंड एंगल ऑफ डिविएशन सफर्ड बाय लाइट एज शोन द फिगर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है 3/2 व्हेन द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर। यानी बाहर बाहर का मीडियम क्या है, तो बताओ डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 × बोलो n की जगह क्या लिख दे, -1 a की जगह, ये 3 डिग्री दिया हुआ है, 3 डिग्री लिख दिया, कितना आ गया? हाँ 3/2 डिग्री आ गया। समझ गए? मुश्किल हो गया? अच्छा। दूसरा सवाल में क्या लिखा है? अभी इस प्रिज्म को उठा के किसी और सराउंडिंग मीडियम में डाल दिया, फिर क्या करें? बाहर वाले मीडियम को 1 बना सकते हो आप, कैसे? ये अजीब सी हमारे अंदर ताकत आ गई है, हम किसी भी मीडियम को 1 बना सकते हैं। ये देखो 4/3 का मीडियम है, इसको क्या बना दिया? 1। कैसे बनाया? 4/3 से डिवाइड करके बनाया। तो अंदर के मीडियम को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4/3 से डिवाइड करा है, देखो ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया है। पहचान गए? फैन ऑफ करो एक आध, पीछे वाले क्यों ऑन है भाई? जरा ऑफ करो पीछे पर। हाँ देखो, थोड़ा नॉइस लेवल कम हो जाता है ना, मतलब एक दो चल चाहिए तो चला लो, किसी किसी को चाहिए, सर्दी लग रही होगी। ये 4/3 से डिवाइड कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि बाहर वाला मीडियम मुझे 1 चाहिए, और बाहर वाला मीडियम क्या है? तो अभी जिस मीडियम से एक बार डिवाइड करोगे सारे को, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करोगे, सारी दुनिया ऐसे डाउन हो जाएगी, है ना, हर एक का वैल्यू रिलेटिवली डाउन हो जाएगा, नया हो गया। बाहर का मीडियम 1 हो गया, अंदर का मीडियम 9/8 हो गया। अब इसी फॉर्मूले वैल्यू रखते हैं, डिविएशन का फॉर्मूला था n - 1 × a, 9/8 -1 × 3 डिग्री, 3/8 डिग्री। मामला समझ गए? मीडियम को 1 बनाने का कहानी क्लियर है? ठीक है, तो ये इसमें यही है। एंगल ऑफ डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या बना? NV - NR × A, इसको बोलते थीटा। और एक टर्म बना रहे हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में इसका मीनिंग ये है कि भाई वॉयलेट वाला तो अलग मुड़ता है और रेड वाला अलग मुड़ता है, तो हम बीम को कितना मुड़ता हुआ मानेंगे? तो तुम बोलोगे सब तो अलग अलग मुड़ रहे हैं, तो उसने बीच वाला डिविएशन बता दो, इधर ज्यादा इधर कम, समझ गए ना? रेड वाला कम डिविएट हुआ है, वायलेट वाला ज्यादा हुआ है, तो दोनों का कुछ एवरेज वैल्यू निकाल दो। तो तरीका ये है कि या तो आप मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता लगा के n - 1 × a में रख दीजिए। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर नहीं दिया है तो आपको येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा। तो येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव, समझ गए ना? वॉयलेट और रेड के बीच में जो लाइट है वो येलो वाला है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके सॉल्व कर दो। वो भी नहीं दिया है तो फिर मजबूरी है अब कि एनवी और एनआर जो दिए होंगे उनका एवरेज निकाल दो, -1 × a कर दो। समझ गए क्या? इसी सीक्वेंस में चलेंगे। या तो मीन दिया होगा, तो क्यों दिया होगा? इस फॉर्मूले में रखने के लिए, और वरना तो रेड और वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं। या फिर येलो का भी दिया होगा, तो ये नहीं दिया तो फिर रेड और वॉयलेट तो दिया ही होगा, उन दोनों से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला भी किसके रिस्पेक्ट में, किसके टर्म्स में है? रेड और वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला भी। तो अगर केवल रेड और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और मीन डेविएशन पूछा है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करो। मीन डेविएशन का मतलब समझ गए होगे,
कुछ ज्यादा मुड़ रही कुछ कम मुड़ रही, तो ऑन एन एवरेज कितना मुड़ रहा है, कितना कितना एंगल नीचे जाएगा। एक और टर्म है, 3 फॉर्मूले, 1 2 तीसरा। तीसरे फॉर्मूले को कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा मीन होता है। डिस्पर्सिव पावर, कितनी ताकत है डिस्पर्स करने की, थीटा एंगल के प्रोपोर्शनल है, तो थीटा अपॉन डेल्टा मीन। थीटा का वैल्यू है NV माइनस NR इंटू ए डिवाइडेड बाय NY माइनस 1 इंटू ए। फिर से लिख रहा हूं, NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं, फॉर्मूला है इसमें, बस रखा वैल्यू और आएगा ओमेगा का वैल्यू। अब थोड़ा सा डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख रहे हैं, NV माइनस NR की जगह लिख दिया है DN, और NY माइनस 1 की जगह लिख दिया है N माइनस। DN मतलब डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NV है, सबसे छोटा, तो इस डिफरेंस को क्या लिख रहे हैं, और NY को लिख रहे हैं N माइनस। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अब यहां पे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जरा सा। अगर मान लो आपको एक प्रिज्म ऐसा दिया और एक रिवर्स यानी उल्टा प्रिज्म लगा दिया, तो लाइट रे जब भेजते हैं तो लाइट रे बेस की तरफ मुड़ जाता है और साथ ही साथ डिस्पर्स हो जाता है। लेकिन उल्टा लगा दिया तो ये क्या करेगा, लाइट रे ये फिर अपने बेस की तरफ मुड़ेगा और बाहर आएगा। तो दो इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। बोल रहा एक प्रिज्म मैंने लगाया, प्रिज्म नंबर 1, तो बोला दूसरा प्रिज्म कैसा लगाए कि नेट डिस्पर्शन 0 हो जाए। यानी अगर व्हाइट लाइट भेजा और कैसा लिखा, व्हाइट लाइट बाहर निकला, तो हमने यहां पे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें नो डिस्पर्शन हो गया। समझ गए क्या, या नेट डिस्पर्शन 0 हो गया। तो एक ने अपने हिसाब से बेस की तरफ मोड़ा, दूसरे ने अपने, तभी तो उल्टा लगाया। अगर दोनों प्रिज्म ऐसे सीधे सीधे लगा दे तो डिस्पर्शन ऐड हो जाएगा, यानी कि एक का θ1 है दूसरे का θ2 है, तो टोटल जो एंगल जो ऐसे खुलेगा झाड़ू, वो कितने एंगल पे खुलेगा, θ1 प्लस θ2। उल्टा लगाया तो θ1 और फिर माइनस θ2 हो गया, वो कट के 0 हो गया। तो कंडीशन बोल रहा है नो डिस्पर्शन की कंडीशन बताओ। ऐसे कॉम्बिनेशन को एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं, कलरलेस। व्हाइट लाइट भेजे तो तुमने बोला एक प्रिज्म से पास करते थे तो 3 डिग्री पर कलर्ड पैटर्न दिखता था, स्पेक्ट्रम बनता था। और जब 2 प्रिज्म लगा दिए तो व्हाइट लाइट के बावजूद व्हाइट लाइट ही दिख रहा है। तो क्या हुआ, तो आप बोलेंगे भाई इसमें 3 डिग्री इसने बनाया, माइनस 3 डिग्री इसने बनाया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो कंडीशन क्या बनी नो डिस्पर्शन की, NV माइनस NR इंटू A इज इक्वल टू NV माइनस NR इंटू A। कुछ समझे क्या, ठीक है। अब इससे सवाल में नो डिस्पर्शन कर दिया। अब पूछा गया नेट मीन डेविएशन कितना हुआ, मीन डेविएशन। तो एक के मीन डेविएशन में से n माइनस 1 इंटू ए में से, ठीक है। मतलब ये सब बताना नहीं पड़ता है, ये आप समझ गए होंगे, ज्यादा नहीं कहानी इसमें। कुछ समझ में आ गया। बोल रहा है डिस्पर्शन कैंसिल हो जाए, इसका मतलब डिस्पर्शन के फॉर्मूले 2 बार लिखो और इक्वल टू लगा दो साइन। बोल रहा है नेट डेविएशन कैंसिल हो जाए, तो जैसे हमने सेकंड पार्ट में लिखा मीन डेविएशन कितना, तो माइनस कर दिया। बोल रहा मीन डेविएशन 0 हो गया, तो क्या करोगे, तो मीन डेविएशन को इक्वल कर दोगे, बोलोगे डिस्पर्शन कितना बचा, फिर तो ऊपर वाले फॉर्मूले में डिफरेंस ले लोगे। समझ गएगा, दो में से कोई एक ही चीज होगी, या तो डिस्पर्शन कटेगा या डेविएशन कटेगा। मतलब सवाल जो पूछते हैं ऐसा भी हो सकता है, ना डिस्पर्शन कटे ना डेविएशन कटे, लेकिन सवाल ऐसे ही बनाते हैं कि या तो डिस्पर्शन कटेगा या फिर डेविएशन। एक सवाल बनाता हूं, ध्यान से देखना। NV NR NV
NR 1.77, 1.73, 1.51, 1.49। इसका एंगल दिया है 3 डिग्री। इसका एंगल पूछा है फॉर नो डिस्पर्शन। कैसे भाई? उनमें एनवी और एनआर का डिफरेंस 0.04 है, इसमें एनवी एनआर का डिफरेंस 0.02 है, कहाँ सेम हो गया? अच्छा 6 बोले सर 6 डिग्री। 6 डिग्री, ठीक है 6 बोल। मुझे ऐसे सुनाई दिया है बोला ने 3 डिग्री के आगे 3 डिग्री लगाए तो कहाँ कैंसिल हो रहा भाई? 6 डिग्री आ गया। अच्छा अगर इसमें मीन डेविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे? क्योंकि येलो लाइट का मैंने दिया नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर क्या करेंगे? तो व्हाट इज एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला वाला प्रिज्म? कितना आया? बीच का नंबर बोलो, इन दोनों के बीच का नंबर बोलो, और दूसरे वाले का। तो फिर नेट डेविएशन के लिए देखो, डिस्पर्शन जीरो करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, तो 0.04 इंटू 3 डिग्री इक्वल टू 0.02 इंटू A2 डिग्री, तो A2 का वैल्यू 6 डिग्री आ गया। फिर मैंने बोला नेट डेविएशन बताओ, तो तुमने बोला भाई एक का डेविएशन निकाल देते हैं, 1.75 माइनस 1 इंटू 3 डिग्री माइनस 1.5 माइनस 1 इंटू 6 डिग्री, करेक्ट है क्या? तो ये 0.75 इंटू 3 डिग्री आया, तो 2.25 हो गया, और ये आया 3 डिग्री 3.00, तो आया माइनस 0. मतलब माइनस क्या मतलब है, जो सेकंड प्रिज्म है वो ज्यादा मोड़ रहा है, बस उसका माइनस का वैसे कोई मीनिंग नहीं। जैसे ये बोल रहा है 2.25 मोड़ेंगे, ये उल्टे डायरेक्शन में 3 डिग्री मोड़ रहा है ना? तो माइनस 0.75 आ गया, वैल्यू 0.75 ही है। तो फॉर्मूला बेस्ड कहानी है, कोई इसमें कलाकारी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। ये थिन प्रिज्म में फॉर्मूला एक ही चल रहा बच्चों, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे पता चलेगा थिन प्रिज्म का सवाल है? अरे एकदम गरीब एंगल दिया देगा 2 डिग्री 4 डिग्री, तो समझ जाना, इससे ऐसे ही करना है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस को हम स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल ही बोलेंगे ना, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। इस सरफेस का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसको आर बोल रहे हैं। इस फोटो में देख के बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से सेंटर किधर आ रहा है, राइट में आ रहा है लेफ्ट में आ रहा है? राइट में आ रहा है, तो उससे डिसाइड करना होगा कि हमको पॉजिटिव आर लिखना है या नेगेटिव आर लिखना है। अभी मैं सिखाता हूँ। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N1 बोल दिया, इसका N2 बोल दिया, और ये ऑप्टिकल सेंटर इसको मैंने O बोल दिया। मतलब ये बाउंड्री जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? जो सरफेस है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी कि सरफेस का मिड पॉइंट दिखेगा और उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करोगे। जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस के कर्वेचर का एक मिड पॉइंट दिखेगा सरफेस पे, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा, उनको ज्वाइन करते लाइन बनाया, तो वो क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। जैसे पहले मिरर में भी बनाते थे वैसे ही है। अभी इसमें लाइट रे लेफ्ट से राइट जा सकता है, राइट से लेफ्ट जा सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें जनरल रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट इमेज का सवाल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। हम रे वाला क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? क्योंकि रे वाला ऑलरेडी स्नेल्स लॉ से हम सॉल्व कर चुके हैं। अब रे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अब सारा का सारा किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज की कहानी। देखो आप, आपको अगर पुरानी बातें मैं याद दिलाऊं, तो यहां पे आप
प्रिज्म के पहले देखोगे कि जब हम रे वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तब कोई भेदभाव नहीं था कि सरफेस कैसा है। जैसे ये जो तो जैसे ये स्फीयर वाला क्वेश्चन था, इसमें सरफेस फ्लैट भी होता है तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस स्फीयर से अलग ज्योमेट्री बनती है और अलग से उससे अलग ज्योमेट्री बनती है। जैसे यहाँ पे आर लिखा, यहाँ भी आर हो गया क्योंकि स्फीयर में आइसोसेलेस ट्रायंगल था। लेकिन करने का तरीका क्या था? स्नेल्स लॉ लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ। दो ही स्टेप होते हैं, स्नेल्स लॉ लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ। किसमें? अगर हमको रे दे दिया, इंसिडेंट रे वाला सवाल से रिफ्रैक्टेड रे वाला सवाल पूछा जाता है तो हमारे पास दो ही स्टेप होते हैं। क्या क्या? स्नेल्स लॉ लगाओ और ज्योमेट्री लगाओ। यही करते रहेंगे, अपने आप कुछ ना कुछ सॉल्व होएगा। लेकिन अब हम लोग स्फेरिकल सरफेस से ऑब्जेक्ट देंगे और इमेज पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बना। एक बार इसी तरह का मिरर में भी हम एक फॉर्मूला बना रहे थे जिसको मिरर फॉर्मूला बोलते थे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला बनाया था। उसमें मैंने एक कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव किया रिजल्ट, और जो आंसर आया वो कॉनकेव का था तो साइन कन्वेंशन डाल के उसको जनरल रिजल्ट बनाया। कॉन्वेक्स का नहीं बनाया, जनरल बना दिया। समझ गए क्या? तो एक जनरल फॉर्मूला है, उसमें साइन कन्वेंशन कॉनकेव वाला डालोगे तो कॉनकेव का बन जाएगा, उसमें एक बार और साइन कन्वेंशन डालोगे तो फिर जनरल हो जाएगा, फिर कॉन्वेक्स वाला साइन कन्वेंशन डालोगे तो कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व करेगा, कॉन्वेक्स का साइन कन्वेंशन उसमें एक बार और डालोगे तो वो, जैसे कोई वैल्यू नेगेटिव है उसमें एक बार और नेगेटिव डाल दो तो नेगेटिव का इफेक्ट कट गया। समझ गए? तो ये जो भी है यही केस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इस केस के लिए। फिर इसमें जो साइन कन्वेंशन हमारे हिसाब से वैल्यू होगा वो डालेंगे तो फॉर्मूला जनरल बनेगा। यही केस सॉल्व होगा फिर बाद में जनरल बनेगा। ठीक, पहचानना। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इस पॉइंट ओ से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है। ठीक, अब प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइट रे हमने निकाली और ये लाइट रे जहां पर टकराई वहां पर अगर सेंटर से आता हुआ लाइन ड्रॉ कर दे, पहले सेंटर से आता हुआ लाइन ड्रॉ कर दे तो सेंटर से ड्रॉन लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। लिखा गया? नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद या तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी या नॉर्मल के टुवर्ड्स हो जाएगी, ऐसा हमको कुछ पता नहीं, हमने अपनी मर्जी से ऐसे मान लिया कि ये लाइट रे अंदर कितने एंगल पे मुड़ गई? आर एंगल पे। ये लाइट रे जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वहां पे क्या बन जाएगा? इमेज। ये जो पोल है वहां से सेंटर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं आर, और पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को बोलते हैं वी। हमको किसके बीच में रिलेशन बनाना है? यू वी और आर के बीच में। यहां पे एफ नहीं होता अभी। एफ क्या बोलते थे? फोकल लेंथ। वो मिरर में होता था, यहां पे अभी नहीं होता, यहां पे होगा बाद में। ठीक है, अब वैल्यूज देखना, एंगल लिख रहे हैं। यहां पे कोई एंगल अल्फा लिख दिया, यहां पे कोई एंगल बीटा लिख दिया, इधर कोई एंगल गामा लिख दिया। अल्फा बीटा गामा, तीन एंगल दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक तो स्नेल्स लॉ बता रहा हूं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज वाला केस सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज केस सॉल्व करें तो रेज हमेशा कौन से वाले होते हैं? पैरा एक्सियल रेज की क्या खास बात होती है? सर स्मॉल एंगल एंगल रहते आई, हैं। आर, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब कैसे होंगे? स्मॉल एंगल होंगे। स्नेल्स लॉ बताना, उधर के साइड मीडियम n1 है, इधर के साइड n2 है, उधर के साइड एंगल आई है, इधर के साइड r है। क्या लिखेंगे? n1 साइन आई इक्वल टू, अब इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा रहे, स्मॉल एंगल में क्या लिख देते हैं? n1 आई इक्वल टू n2 r। अब दो ज्योमेट्री के कहानी और कर रहे हैं, देखो ध्यान से बताना मुझे।
क्या आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा ऐसा दिख रहा है? इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। किसी ट्राइंगल में एक एंगल बाहर जो चला जाता है, अंदर के दो एंगल का सम के बराबर हो जाता है। आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल, ऑब्जेक्ट से सेंटर से वहां तक, नहीं बीटा लिखा हुआ है इसका, आई एम सॉरी, मैंने लिख दिया ऐसा, मैं इसको बीटा और इसको गामा लिखना चाह रहा था, लेकिन जो भी है, क्या सिंबल लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इसको चेंज कर सकता था, मैंने इसको एंगल चेंज कर दिया। अल्फा प्लस गामा इज आई। एक और देखो, गामा इज आर प्लस बीटा, देखा क्या? तो गामा इज आर प्लस बीटा। ये जो हमने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से आए हैं, हमेशा ये ट्रू नहीं है। तो मेरे डायग्राम के हिसाब से जो आया, तो मेरे डायग्राम का ही आंसर आएगा, उसमें साइन लगाएंगे तो जनरल बन जाएगा वो, ठीक है? चलो बताना, आई की जगह क्या लिखते हैं, आर की जगह क्या लिख दें? बीटा एक साइड ले जाओ, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज n2 माइनस n1 इंटू गामा। देखो n1 गामा था, इधर भेज दिया, तो n1 गामा माइनस n1 गामा हो गया, ठीक है? माइनस बीटा को इधर ले गए, प्लस बीटा हो गया। अब छोटे छोटे एंगल देख के ट्राइंगल के हिसाब से बताना। मान लो ये जो है स्मॉल अपर्चर होता है, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल दिखाई देता है, तो इसका लेंथ अगर x हो, तो क्या इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा का वैल्यू x x by अपॉन u। u, ऐसे ही बीटा का वैल्यू x अपॉन v हो जाएगा, और गामा का वैल्यू x अपॉन, अभी tan अल्फा छोटा है तो tan अल्फा ही अल्फा है, तो n1 की जगह लिख दी, अल्फा की जगह लिख दिया x बाई यू, बीटा की जगह लिख दिया, और गामा की जगह लिख दिया x बाई आर। ये x कैंसिल हो गया, आंसर हुआ n2 बाई वी प्लस n1 बाई यू is n2 minus n1 by r. This result is for this case. यानी जो फोटो सामने बना है उसका रिजल्ट है ये। अब उस रिजल्ट में हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है उसको पॉजिटिव लिख देते हैं, जो नेगेटिव हो सकते हैं उसको नेगेटिव लिख सकते हैं, जनरल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोगों का साइन कन्वेंशन बोलता है कि रेस किधर से किधर जा रही है वो देखो, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इसमें इंसिडेंट रे किधर है, n1 में है, और फिर रे किधर जा रही है, यानी रेस किधर जा रहे हैं, राइट में कि लेफ्ट में? तो पोल से राइट साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव है और पोल से लेफ्ट साइड के, तो राइट साइड में आर और यू बना हुआ इस डायग्राम में, तो आर को भी प्लस लिख देंगे और आर और वी को, सर, तो वी पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है और यू नेगेटिव है। इसमें रख दो, फिर जो आंसर आएगा वही आंसर है हमारा। तो लिखा n2 बाय माइनस n1 बाय इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। ये हमारा कहानी खत्म हो गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ जनरल रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें ऑलरेडी स्नेल्स लॉ ये सब हो चुका है यूज। तो ऑब्जेक्ट इमेज का सवाल सॉल्व करने के लिए स्नेल्स लॉ और ज्योमेट्री सॉल्व अब नहीं करेंगे। अब किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन जब दिया जाएगा अपने आप से पूछना पड़ता है, क्या पूछना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज वाला सवाल पूछ रहा है, जैसे बोल रहा है एक ऐसे स्फेरिकल कांच के ऑब्जेक्ट में अंदर कोई पार्टिकल फंसा हुआ है, मान लीजिए पेपर वेट है जो स्फेरिकल दिख रहा है, उसमें देखा तो कोई इम्प्योरिटी या कोई पार्टिकल अंदर फंसा हुआ था, वैसे तो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, लेकिन तुम उसको कहाँ से देख रहे हो? तुम कांच के अंदर थोड़ी ना घुसे हो, तुम कहाँ से देख रहे हो? तो असली में जितने डेप्थ में वो होगा उतने डेप्थ में हमें दिखेगा नहीं, कहीं और दिखेगा। पूछा कहाँ दिख रहा है, तो तुम एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट को नहीं, उसके, क्योंकि तुम्हारे तक आते हुए रे ग्लास से रिफ्रैक्ट होके कहाँ आ जाएगा, एयर में, लेकिन तुमको देखना है पैरा एक्सियल रेस से,
यानी टेढ़ा नहीं देखना, बिल्कुल सामने से देखना, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सामने से। तो तुमको जहां दिखेगा वो पोजीशन पूछी जाएगी, मतलब इमेज कहां बनेगी। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, N2 क्या है। अब ये फोटो मिसलीडिंग है, नहीं N2 डेंसर रेयरर कुछ नहीं, ये जनरल बात होगी ना, ठीक है। हाँ, तो N2 क्या है, हाँ N2 मतलब रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है वो N2 है। और N1 क्या है, समझ गए। तो पहला मीडियम और क्या नहीं है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है वो N1 है, जिस मीडियम में इमेज है तो ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं बोलना है, समझ गए। जैसे हमको इस फोटो में यही दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज है, लेकिन हमको ये कभी नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कि ऑब्जेक्ट का मीडियम N1 होता है, इमेज का मीडियम N2, ऐसे नहीं बोलना। आपको रेज देखने, बस रे। जैसे ग्लास के अंदर कोई इंप्योरिटी थी और हम बाहर से देख रहे हैं, तो वो इंप्योरिटी अभी भी मुझे कहां दिखेगी, ग्लास के अंदर की बाहर निकल आएगी। ग्लास के अंदर कोई चीज फंसी, समझ गए क्या। ग्लास का गोला स्फीयर है मेरे पास, ऐसे हम देख रहे हैं, तो अंदर कोई मक्खी फंसी हुई है या कोई भी इंप्योरिटी पार्टिकल, तो हमने देखा अरे यार अंदर है, कितने डेप्थ में, तो हमको डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, उसका इमेज दिख रहा है, क्योंकि मेरे तक लाइट रे रिफ्रैक्ट होके आएंगे। तो रिफ्रैक्ट होके किस मीडियम में आ रहे हैं लाइट रे, एयर में, तो N2 है एयर और N1 है ग्लास। उल्टा सोचो, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ग्लास का स्फीयर मैंने बीच में रख दिया और स्फीयर के पीछे हवा में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और इधर से आगे से हम देख रहे हैं, कुछ समझे क्या, स्फीयर ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूं यहां ऑब्जर्वर, तो रे पहले किधर से किधर जाएगी, एयर से ग्लास, फिर किधर से किधर जाएगी, कितने रिफ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तभी तो मेरी आंखों को दिखेगी, समझ गए क्या। तो 2 रिफ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, पहले में हवा से ग्लास में, यानी N2 कौन है, इमेज कहां बनेगा, ये तो सॉल्व होने के बाद पता चलेगा ना, समझे क्या। इमेज कहां बनेगी, तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा भाई कहां बनेगा, लेकिन हमको पहले क्या बोलना है, रे किधर से किधर गया। N2 इज सेकेंड मीडियम, N1 इज फर्स्ट मीडियम, रे क्रॉस करेगी, एक सेकेंड मीडियम एक फर्स्ट मीडियम, इसी सीक्वेंस में ये लिखना है। फिर बाद में सबके साइन लिखने, साइन मतलब U भी साइन के साथ लिखेंगे, R भी साइन के साथ लिखेंगे, तो V का आंसर आएगा। तो एक प्रैक्टिस करते हैं, ये भी देख लो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब ये ऐसे परपेंडिकुलर वाले, याद है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखते थे तो इमेज ऐसे बनता था, नहीं तो ऐसे बनता था, उल्टा बन जाता तो आप बोलते रियल इमेज है, सीधा बन गया तो आप बोलते थे वर्चुअल इमेज है, जो भी बने। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले क्या होता था, -v/u, अब माइनस नहीं आएगा, अब माइनस नहीं आएगा तो क्या आएगा, लेकिन v के साथ N2 आएगा और u के साथ, तो देखो लिखना क्या है, v/N2 अपॉन u बाय, पहले फॉर्मूला क्या था, -v/u था, अब माइनस नहीं आएगा। देख लो आप, मैं अपने दिमाग में इसको याद करने का तरीका बना चुका हूं। पहले ऐसे फॉर्मूला था 1/f इज 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, इसको पलटो उल्टा करो क्या आएगा, v, नहीं इसको केवल v को पलटो तो क्या आएगा, 1/v को पलटो तो क्या आएगा, 1/u को पलटो तो इसको पलटा रेशियो ले लिया, तो आंसर आया v/u लगाया माइनस, ठीक। अभी फॉर्मूला क्या चल रहा है, N2/v माइनस इक्वल टू समथिंग। अब रेशियो देखो उसमें क्या है, इसको पलट दिया, क्या पलट के क्या बनाइए, तो ऊपर क्या लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, -u/, फॉर्मूले में पहले से माइनस है, ये समझ गए ना, ये देखो, तो ये आंसर प्लस हो गया, समझ गए। इसमें प्लस था तो मैग्निफिकेशन में माइनस था, इसमें फॉर्मूले में माइनस है, मैग्निफिकेशन में प्लस आ रहा है, लेकिन जो 2 नंबर है उन्हीं का रेसिप्रोकल का रेशियो है। वहां पे 1/v 1/u था तो v/u आ रहा था, इसमें N2/v N1/u है तो v/N2 अपॉन u/N1, समझ गए ना, N2/v v/N2, N1/u u/N1। थोड़ा चाहे तो याद कर सकते हैं, उल्टा लिख दो बस, N1v अपॉन N2u।
अगर एक से ज्यादा रिफ्रैक्शन होंगे तो टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? एक रिफ्रैक्शन सॉल्व किया, मैग्निफिकेशन आया m1, दूसरा सॉल्व किया तो आ गया m2, फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन इज फॉर मल्टीपल सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस m1 into ठीक है ना। मुझे जो फॉर्मूला दोगे n2/v वाला दोगे, v/u की जगह v/n2 अपॉन u/n, 1/v 1/u वाला दोगे तो v/u लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। मेरे उसमें लेंस में आएगा, लेंस में आएगा, लेकिन जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी उसको देख के। तो सजेशन क्या होएगा इसमें? न्यूटन्स फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा, तो हैंडल कर गए तो कर गए, जैसे मैं कर लेता हूँ कुछ सवाल सॉल्व, लेकिन मेरी भी इच्छा जीने की खत्म हो जाती है। चलिए, अभी अभी नहीं, इसमें नहीं करेंगे, लेंस में करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ की कॉन्सेप्ट इस पे काम कम करता, वहां पे इसमें भी निकालते हैं लेकिन वहां पे काम करेगा। पैरेक्शियल बीम ऑफ इंसिडेंट is incident on a glass 1.5 hemisphere of radius 6 centimeter in air. Distance of point of convergence from F from the plane surface of hemisphere is. ठीक है, बोल रहा कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी लाइट रे, जहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? मतलब वो इमेज है, लाइट ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे, और जहाँ पे कन्वर्ज हो गया वहां पे इमेज बन गया। समझ गए क्या? तो हमको क्या पता लगाना है? इमेज कहाँ बनेगा। उसको फोकस भी बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं है, बोल सकते हैं है ना, लेकिन बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो पैरेलल बीम भेजा तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, और फिर जहां पे जाके इमेज बनाएगा वही हमें निकालना। कितने रिफ्रैक्शंस होंगे? 2 बार। कौन कौन से? पहले यहां से ग्लास में जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू दिया है, इसका क्यों नहीं दिया है? नहीं, क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस इंफिनिटी होता है भाई। फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस इज इंफिनिटी, तो n2 माइनस n1 बाई आर का वैल्यू इंफिनिटी डालेंगे तो 0 है। ठीक है, अभी सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इस पॉइंट O1 के ऊपर रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, तो हमेशा सरफेस आइडेंटिफाई करना। हम कहाँ का रिफ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं? O1 वाले पॉइंट का। O1 का पॉइंट कौन सा वाला है? जो सरफेस को प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए मिल रहा है। ठीक, पहला सरफेस। फॉर्मूला क्या था? n2/v माइनस इक्वल टू n2 क्या होता है? सेकेंड Second मीडियम। n1 क्या होता है? फर्स्ट। फर्स्ट मीडियम। मुझे बताओ n1 का वैल्यू कितना है और n2 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे रख रहे हैं 1.5 अपॉन v। v हमें पता लगाना है, उसको v लिख दिया या v1 लिख दिया, माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू n2 माइनस n1, 1.5 माइनस 1 अपॉन r। r का वैल्यू 6 दिया है, लेकिन सेंटर किधर है, राइट में कि लेफ्ट में? तो पोल से सेंटर की तरफ जाएंगे तो रेडियस हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन से मैच करता हुआ दिख रहा है या नेगेटिव? तो r का वैल्यू क्या लिख देंगे? रे किधर जा रहे ब्राइटनेस हैं? कम करिए ना थोड़ा। अच्छा हाँ, कछु ना दिख रहा। सर आंसर 8 आएगा। हाँ 8 आएगा। तो बताओ 6 सेंटीमीटर r का वैल्यू +6 क्यों लिखा? क्योंकि लाइट रे किधर चल रहे हैं? राइट में चल रहे हैं, और पोल से सेंटर तक का रास्ता भी किधर? सारे डिस्टेंस कहां से स्टार्ट करने चाहिए? पोल से। पोल मतलब जहां सरफेस का बाउंड्री प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पोल हो गया, ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं उसको। वहां से आर राइट में जा रहा है,
डायरेक्शन राइट वाला पॉजिटिव लेना है, तो R+6 हो गया, यहाँ पे लिख दिया +6। ये सॉल्व किया तो 1/12 हो गया, तो आया 1.5/V1 इक्वल टू 1/12। ऐसे ऐसा आ रहा है ना, देखो मल्टीप्लाई कर दो तो V1 का वैल्यू क्या आया, 12 इंटू 1.5 किया तो 18 सेंटीमीटर आया। अरे रुक जाओ, अभी एक ही रिफ्रैक्शन सॉल्व हुआ ना, एक ही तो सॉल्व हुआ, तो फाइनल आंसर क्यों बोल रहे हो? मतलब यहां से लाइट रे को ऐसे बेंड करेंगे कि कहां पे जाके इमेज बनाएगा। तो ऐसे हमने बेंड किया कि 18 सेंटीमीटर पे इमेज बनाता, लेकिन क्या वहां पे जा पा रहा है? ये नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उससे पहले एक बार और रिफ्रैक्ट हो जाएगा, वहां पे इमेज बनाने से पहले ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो इंसिडेंट रे किस पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए दिख रहा है? यहां से 18 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना अंदर दिख रहा है? इसको लिख दिया U2 इज इक्वल टू +12। इसका मतलब समझ गए, पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया वो दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रे के भी आगे चला गया है, तो कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और आगे चला गया, कन्वर्जिंग रेज पीछे जाके कन्वर्ज होने लगते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है लेकिन पीछे चला गया, आगे चला गया ऑब्जेक्ट, समझ गए ना? रे से भी आगे चला गया, रे तो अभी यहां तक पहुंचे हैं, ऑब्जेक्ट आगे पहुंच गया है। तो आप बोलेंगे भाई वहां तो अभी रे जा ही नहीं रहे, और यहां से रे रिफ्रैक्ट होके कहीं और चले जाएंगे, तो फाइनल इमेज कहीं और बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां चला गया है, कितने गहराई में है? अब फिर से यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन रे किधर से किधर जा रहा है? तो N2 कौन हो गया? हाँ बोलो। नहीं नहीं, यहां से यहां रे गया, तो फाइनल मीडियम कौन है? तो N2 की जगह 1/V की जगह V2 लिख दिया, माइनस 1.5 अपॉन, ये +12 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि राइट साइड में ऑब्जेक्ट बन गया है, और रे भी अभी राइट साइड में चल रहा है, राइट साइड में रे है, राइट में इमेज है, पॉजिटिव डिस्टेंस हो गया। ये पोल दिख रहा है आपको, इसको O2 बोल रहे हैं, ये दूसरा पोल है दूसरे सरफेस का, इक्वल टू N2 माइनस N1/R, R इंफिनिटी है वो 0 हो गया। इसको रिफ्रैक्टिंग पावर बोलते हैं, लेकिन अगर सरफेस फ्लैट है तो ना तो लाइट रे कन्वर्ज करेगा ना ही डाइवर्ज करेगा, का मतलब है कि इसके अंदर मोड़ने की ताकत नहीं। चलो बताओ, तो V2 का वैल्यू आया 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.5, आंसर आया 8 सेंटीमीटर। कहां से? फ्लैट सरफेस के सेंटर से। क्वेश्चन कहां से पूछा है? प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से 8 आ गया, वही आंसर ठीक हो गया। समझे? बहुत ही मुश्किल खेल है क्या? केवल एक ही फॉर्मूला रिपीटेडली लगाते जा रहे हैं। और दूसरा स्टेप क्या देखा कि पहले वाले ने जो इमेज बनाया वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन दूसरे वाले के भी पोल से ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इधर से बनाया था 18 सेंटीमीटर, हमने उसमें से 6 सेंटीमीटर माइनस करके दूसरा डिस्टेंस निकाला। तो जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन सॉल्व करोगे उसी सरफेस के पोल का पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन हो जाएगा, वहां से ही सारे डिस्टेंस मेजर करना। आर भी वहीं से जाएंगे, ऑब्जेक्ट भी वहीं से देखेंगे, इमेज भी वहीं से आएगा। समझ गए? मिरर जैसे ही तो खेल है, फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला याद ही हो गया है। बोलिए। ठीक, सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है, दोबारा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? सेम क्वेश्चन है, लिख पढ़ो भाई केवल। बीम ऑफ डायमीटर D is incident on glass hemisphere as shown. If the radius of curvature of hemisphere is very large in comparison to D, then what is the diameter of beam at the base of the hemisphere? अभी इससे पहले हमने यही सवाल किया था, बाहर क्या था और अंदर क्या था? ग्लास माने 1.5 ही था, रेडियस R की जगह 6 सेंटीमीटर था, ठीक है? तो बताओ, हमने जब यही क्वेश्चन में पैरेलल बीम भेजा था, यही ऐसे थिकनेस था ना इसका, ये ऐसे मुड़ के गया तो थोड़ा पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहां पे जाके कन्वर्ज हो रहा था? कहां पे जाके कन्वर्ज हो रहा था? 18 मतलब ये 3R पे कन्वर्ज हो रहा था। ऐसे बताओ, अगर ये लाइट रे भेजेंगे तो ये कहां पे जाके कन्वर्ज होने लगेगा? कहां पे कन्वर्ज होने लगेगा? कहां पे?
कितने डिस्टेंस पे? 3r पे कन्वर्ट। ये पूरा यहां तक का बेस, यहां तक का डिस्टेंस है 3r। तो क्या इस पॉइंट से कितना नीचे जाके कन्वर्ज हो रहा है? तो क्या यहाँ पे थोड़ा डायमीटर कम हो गया? देखो ऐसे करके कन्वर्जिंग तो कम हो गया ना ये डायमीटर। यहाँ पे डायमीटर कितना है? तो बताओ, आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? तो बोलो, बड़े वाले ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर यानी हाइट वाला टर्म कितना है, और नीचे वाले का? तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस अगर d है तो ये छोटे वाले ट्राइंगल का बेस कितना होगा? रेशो ले सकते हो। रेशो क्या चल रहा है? 2:3। तो इसमें भी रेशो क्या हो जाएगा? 2:3। यानी कि इसको अगर d1 लिख दे तो d1/2r इज इक्वल d/3r। समझ गए क्या? d1 का वैल्यू कितना आया? सर ये अच्छा अभी 3R वाला नहीं समझ में आया, कहाँ से आया? क्या? सर ये जो 3R है ना वो नहीं समझ में आया। वो हमने n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r से निकाला, लेकिन पिछले सवाल में यही वैल्यूज के साथ ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लाइट रे कैसी आ रही है? पैरेलल बीम मतलब कहां से? तो इसको 0 लिख दिया। n2 का वैल्यू कितना है और v का वैल्यू पता लगाना है, इक्वल टू n2 माइनस n1 यानी 1.5 माइनस 1/6 की जगह अभी r लिख दिया। r कितना है वो दिया नहीं, r। तो v का वैल्यू निकालो जरा। देखो आप 1.5 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये खुद 1/2r है। यानी कितना नीचे जाके कन्वर्ज हो जाएगा बीम? जो बीम भेज रहे हैं इतना चौड़ा था, अंदर जाके कितने में, कितने डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा? 3r। यही तो आया 3r। पिछले सवाल में ये आंसर 18 सेंटीमीटर आ गया था, तो मुझे बोला रेडियस 6 था और आंसर 18 आ रहा, मतलब 3r। यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया 3r मैंने, क्योंकि वैल्यू सेम है, कहानी सेम। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आप लोग सॉल्व करना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 20 सेंटीमीटर पे इधर पास वाले सरफेस से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दिया हुआ है। ठीक है, क्या पता लगाना होगा? फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। सर मैग्निफिकेशन आ रहा है -1/2। माइनस 1/2 क्योंकि सर m1 का -1 आ रहा है और m2 का +1/2। ठीक है,
और इमेज फाइनल सर 40 आएगा। पहला रे किधर से किधर गया बच्चों? तो N2 को क्या लिखेंगे? तो जल्दी जल्दी लिखना है, 2/v माइनस 1/-20। -20 क्यों? क्योंकि रे किधर चल रहा है? रे किधर चल रहा है? राइट में। और ये ऑब्जेक्ट किधर रखा है पोल से? लेफ्ट में, करेक्ट। लेकिन अभी आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सेंटर किधर है? आपको पोल समझ में आ रहा है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका सेंटर समझ में आ रहा है? तो वो हमारा ये पॉइंट है, इसको मैंने ए लिख दिया। तो पहला रिफ्रैक्शन एट ए, इसी से पहचानेंगे। ये जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस को क्रॉस करेगा उसी को पोल ले रहे, वहीं से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो हमेशा रिफ्रैक्शन सॉल्व करने के पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन करा रहे हैं। तो पहला रे कहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है? ए पर, ए वाले सरफेस पर। फिर यहां बी वाले सरफेस पे रिफ्रैक्ट होगा, फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो जल्दी जल्दी करना होता है। फाइनल बाय वी -1/u इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट बाय +10। बोलिए, यहां 1/10 है और ये +1/20 इधर भेजेंगे तो 1/10 - 1/20 हो जाएगा, तो वो 1/20 हो जाएगा। तो 2/v का वैल्यू 1/20 आया, तो v का वैल्यू +40 सेंटीमीटर आ गया। प्लस का मतलब किधर इमेज बनेगा? तो यहां से 40 सेंटीमीटर पे यहां कहीं इमेज बनेगा, इमेज नंबर 1 बोल दिया। अब जब बी के लिए सॉल्व करेंगे तो 40 सेंटीमीटर में से ये 20 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा। कैसे? बाबा ठीक, मतलब 10 तो माइनस नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा लल्लू स्टेप हो गया। कितना माइनस कर देंगे? तो बताओ, ऑब्जेक्ट हमको अब सेकंड सरफेस से कहां दिखेगा? उसको +20। +20 क्यों लिखा? राइट साइड में 20 है, +20 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? मामला सिंपल तो है। 20 सेंटीमीटर। फिर अभी रे किधर से किधर जा रहा है? नहीं नहीं, मतलब किस मीडियम से किस, हाँ मतलब, तो सेकंड मीडियम कौन हो गया? 1 हो गया। तो 1/-2/u इक्वल टू 1 - 2 बाय, अभी r किधर है? लेफ्ट में गया, -10 लिख दिया। कोई समझा गया? सीक्वेंस पकड़ में आ रहा है? जब रे 2 से 1 में गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 में गया, तो फाइनल मीडियम 1 हो गया, फर्स्ट मीडियम 2 हो गया। तो फाइनल माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, N2 - N1। दिख रहा है कि रट रहे हो? रट लिया गया। यहां से यहां रे जाएगा तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव ये सेकेंड माइनस फर्स्ट से यहां से यहां जा रहे थे, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, N2 - N1, N2 - N। तो ये वैल्यू अभी भी 1/10 है, और ये -1/10 है, उधर भेज दिया तो -1/10 + 1/10 के साथ ऐड हो गया तो 2/10 हो गया, यानी v का वैल्यू आया +5। मुश्किल हो गया लग रहा तुम लोगों के लिए। +1 +5 सेंटीमीटर आ गया। +5 सेंटीमीटर का मतलब फाइनल इमेज यहां बन जाएगा, यहां से 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, यही सवाल है। पूछा कहां पे फाइनल इमेज है? +5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी वाला पॉइंट दिख रहा है इस फोटो में। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा मैग्निफिकेशन बताओ। तो पहला मैग्निफिकेशन लिखेंगे N1v अपॉन N2u। N1 की यहां से यहां जा रहे हैं, 1 × v का वैल्यू था +40 अपॉन N2 का वैल्यू 2,
और u का वैल्यू था -20। इससे सॉल्व किया तो आया -1। अब m2 सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड मैग्निफिकेशन। यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन n1 की जगह 2 लिखना पड़ेगा और n2 की जगह 1 लिखना पड़ेगा। 2 इंटू वी की जगह लिखा +5, दिखा गया। फाइनल डिस्टेंस +5 आया, डिवाइडेड बाय सेकेंड मीडियम 1 है तो 1/1 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था +20। तो ऊपर 10 है, नीचे 20 है, तो आंसर आया +1/2। टोटल मैग्निफिकेशन हुआ m1 इंटू m2। -½ का मतलब है फाइनल इमेज इन्वर्टेड है कि अपराइट है? इन्वर्टेड है। फाइनल इमेज छोटी है कि बड़ी है? छोटी इमेज है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है, आधा साइज की इमेज। तो डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड रियल। रियल इसलिए क्योंकि फाइनली लाइट रे किधर गए हैं? एयर से ग्लास में, बाद में तो लाइट रे फाइनली किस में है? एयर में। और इमेज भी कहाँ बन रहा है? एयर में। तो जहां लाइट रे वही इमेज, यानी कि रियल इमेज है। जहां लाइट रे वही इमेज रियल। लाइट रे एक साइड हो और इमेज पीछे दूसरी साइड बने तो, जैसे लाइट रे मिरर के सामने होते हैं और रे इमेज मिरर के पीछे बना, कौन सा इमेज होता था? वर्चुअल। ठीक है। इस कहानी में देखो, यहां में मैं एक पेज लगा देता हूं। अब फटाफट देखते चलना, बस लेंस पे पहुंच गए। रिफ्रैक्शन का जनरल बात समझ में आ गया। ये सवाल कितना भी डिफिकल्ट बना दे, मामला इसमें कोई अब बदलता नहीं है। जैसे बोला एक ग्लास का स्फीयर पानी के अंदर घुसा दिया, उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अरे तो क्या होगा? पानी के अंदर मान लो बल्ब है, फिर ग्लास का स्फीयर है और हम हवा में हैं। तो एक बार लाइट रे वाटर से, फिर ग्लास से, फिर वाटर से, तो 4 5 2 3 बार रिफ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। उससे क्या है? n2 n1 पता है तो फॉर्मूला लगाते जाओ, एक के बाद एक सॉल्व कर दो। ठीक है, मामला डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस पकड़ गए हो जाएगा। अब हमने लिखा इफ, जैसे स्फीयर है, ये स्फीयर ले रहे थे, 10 सेंटीमीटर रेडियस था, तो तुमने पहला रिफ्रैक्शन सॉल्व किया तो पहले रिफ्रैक्शन से इमेज आया था 40 सेंटीमीटर पे। तो जब दूसरा रिफ्रैक्शन सॉल्व कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नए सरफेस से निकालना पड़ रहा था, तो उसमें से 20 सेंटीमीटर माइनस किया तो फिर आया था। कुछ समझ गए क्या? लेकिन अगर थिन लेंस is kept separating two media, ऐसे हो जाए कि बीच में लेंस है, इधर का मीडियम अदर, इधर का मीडियम अलग हो जाए। थिन लेंस का मतलब होता है बच्चों कि ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो गैप है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। अगर ऐसा सिस्टम दे दें, इसको लेंस बोलते हैं, जो दो मीडियम, दो बाउंड्री के बीच में मीडियम भरा रहता है, लेंस हो गया। और लेंस कैसा है? बिल्कुल पतला। जैसे आपके चश्मे में लेंस लगा है, उसकी थिकनेस क्या है? बहुत कम है, मतलब 2 मिलीमीटर होगी, 3 मिलीमीटर होगी। तो और जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो 2 मीटर पे है, कोई 4 मीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सामने ये वाला डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो अगर ऑब्जेक्ट 3 मीटर पे रखा हुआ है, यानी कि है ना, 300 सेंटीमीटर पे रखा ऑब्जेक्ट, और 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है, तो तुमने एक सरफेस से रिफ्रैक्शन लेके फाइनल इमेज बनाया और फिर दूसरे के लिए 2 मिलीमीटर को या 1 मिलीमीटर को माइनस किया, तो तुम कहोगे इतना नेग्लिजिबल का थिकनेस है, इसलिए माइनस करने की जरूरत। तो सारे डिस्टेंस कहां से ले लेंगे? इस लेंस के मिड पॉइंट से। तो इनके बीच का गैप कैसा है? हाँ, बहुत ही कम है, डेल्टा टी टेंड्स टू। ठीक। तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेंस के मिड पॉइंट से ले लेंगे और इमेज डिस्टेंस भी। तो दोनों सरफेस के लिए ये बीच का डिस्टेंस माइनस नहीं करेंगे। समझ में आया क्या बोला? यानी पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगा, वो ही डिस्टेंस पे दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ याद आएगा? है ना? तो उसके लिए हमने क्या किया, मान लो इधर मीडियम n1 है, बीच में n2 है और इधर n3 है।
तो इसको जनरल रिफ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ये जो कहानी है इसमें N1 और N3 मीडियम के बीच में कौन आ गया है? लेंस आ गया। ठीक है, तो ये लेंस के आगे चलने वाले रिजल्ट से सॉल्व नहीं होगा। लेंस का डायरेक्ट रिजल्ट तभी काम करता है जब लेंस के आगे पीछे एक ही मीडियम, जैसे तुम चश्मा लगाया तो लेंस के इधर भी हवा है और उधर भी हवा है और बीच में ग्लास है, कुछ समझे क्या? लेकिन एक साइड पानी हो एक साइड हवा हो तो लेंस के नॉर्मल फॉर्मूले काम। तो ऐसा लिखा है, थिन लेंस इज केप्ट सेपरेटिंग टू मीडिया। ये N1 और N3 के बीच में लेंस है और थिन है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है U पे और फाइनल इमेज कहीं बनेगा V पे, लेकिन रे किधर से किधर जा रहा है वो देख लो। तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना होता है, चलो मैं डिराइव करके बताता हूँ। मान लो पहला ऑब्जेक्ट रखा U पे और इमेज बना V1 पे, तो हम लिखेंगे N2 बाई V1 माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय, इसको लिख दिया R1। R1 क्या है? पहले सरफेस का। और R2 क्या है? दो सरफेस है ना, स्फीयर तो है नहीं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये लिखा। ये किस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन सॉल्व किया? जब लाइट रे N1 से N2 में जा रहे, फिर लाइट रे किधर से किधर जाएगी। लेकिन पहले सरफेस से जो इमेज डिस्टेंस V1 है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो U की जगह क्या आ जाएगा? तो देखो क्या लिख रहा हूं, सेकेंड मीडियम अपॉन V माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन U इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट बाय R2। ठीक है, साइन वाइन कन्वेंशन नहीं लगा है, जैसे सवाल होगा वैसे रखेंगे। अब इनको ऐड कर दे तो देखो ये दोनों कट जा रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना तो पता चल जाएगा। यहाँ पे रे किधर से किधर गया? N1 से और फिर N2 से, तो फाइनल रे किस में गया? तो बस आपको लिखना है फाइनल मीडियम अपॉन V माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन U इक्वल टू, बीच में जितने भी सरफेस हैं उनका लिखते जाना सीक्वेंशियली। पहला रे किधर से किधर गया? तो N2 माइनस N1 बाय, प्लस फिर रे किधर से किधर गया? तो N3 माइनस N2 बाय, बीच में एक आधा और सरफेस होता तो क्या करते हैं, जैसे, है ना। बस थोड़ा दिमाग ये लगाना है। ऐसे बना हुआ मान ली, बोलो बहुत ही पतले लेंस को एक साथ मिला के ऐसे रख दिया, बट ये लिखा इधर मीडियम N1 है, फिर N2 है, फिर N3 है, फिर N4 है, फिर N5 है। फाइनल रे किसमें जा रहा है? क्या लिखेंगे? N5/V। अब 50 बार सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ने बनाया फिर दूसरे का इमेज, फिर दूसरे ने, समझ गए ना, दूसरे ने इमेज बनाया फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बनाया, तो ऐसे 10 बार सॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। कैसा? फाइनल मीडियम अपॉन V माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन U इक्वल टू, अब सीक्वेंशियली माइनस करते जाओ, रेडियस से डिवाइड करते जाओ। N3 माइनस N2 बाय कुछ R2 है, और जैसा भी कर्वेचर का शेप है उसके हिसाब से तुमको साइन कन्वेंशन में साइन लिखना पड़ेगा। जैसे ये जो पहला रेडियस है, अगर राइट में रे जा रहा है, ऐसे रे जा रहा है, तो पहला जो सरफेस है उसका सेंटर आगे होगा राइट में, तो R1 प्लस है। R2 का सेंटर उधर है, वो माइनस हो गया, ये R2 के। R3 का भी सेंटर इधर है, वो प्लस हो गया। R4 का सेंटर उधर है, तो R1 प्लस R2 माइनस R3 प्लस R4 माइनस। तो वो शेप देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किधर सेंटर किधर, समझ गए। तो आपको अगर थिन लेंस दिया है तो फिर अकेले अकेले सॉल्व ये नहीं करना, पहला सरफेस का इमेज निकाला। लेकिन अगर स्फीयर या बड़े ऑब्जेक्ट दिए हैं तो करना है, क्यों? क्योंकि पहले वाले का इमेज में से बीच का गैप माइनस करते हैं तो दूसरे का U आता है, समझ गए ना। 40 सेंटीमीटर पे इमेज था, 20 सेंटीमीटर माइनस किया तो फिर दूसरे पोल से डिस्टेंस आया। अगर ये सारे पोल पास पास हैं तो फिर डायरेक्ट फाइनल बाई V माइनस फर्स्ट बाई U। देखो ये सवाल, ये थिन लेंस है, एक साइड मीडियम 1 है, फिर 3/2 है और फिर 4/3 है। लाइट रे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लाइट रे किधर से किधर जाएगा? 1 से 3/2, फिर 3/2 से 4/3। लेकिन ये सरफेस प्लेन है जो 4/3 वाला है ना। चलो लिखो, ऑब्जेक्ट O इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थिन देखो जानबूझ के लिखा है,
जिससे कि माइनस नहीं करना पड़े। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2, medium towards right plane surface is 4/3. What should be distance x so that ray become parallel finally? Parallel finally का मतलब है यहां से जाने पर रे कैसे दिखे? फाइनल इमेज कहाँ बनाए? इन्फिनिटी पे, यानी v का वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, x पूछा है, ठीक है। तो बताओ क्या लिखते हैं फॉर्मूला? फाइनल मीडियम अपॉन माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन u। अब u का वैल्यू x, मैंने माइनस x ले लिया क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा माइनस ही होगा, इक्वल टू पहले रे किधर से किधर गया? हाँ, 3/2 अपॉन r प्लस दूसरा है 4/3 माइनस 3/2 अपॉन इन्फिनिटी। मतलब लिख दिया, वो आपको पता है कि जीरो है, ठीक है। इसको भी जीरो कर दिया क्योंकि इमेज कहाँ बनाना है, तो बस ये x का वैल्यू निकालना है। ये इधर से इधर काटा, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/20 इज 1/x। x का वैल्यू आया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। यही सवाल को मैं एक बार और बदलता हूं, आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया है -30 सेंटीमीटर पे, तो फाइंड इमेज, फाइनल इमेज। माइनस मैंने दे दिया आपको, वैसे दिया नहीं जाता है, ये हम ही डिसाइड करते हैं। मैंने सामने रियल ऑब्जेक्ट रख दिया 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा और आंसर बताओ जल्दी। फॉर्मूला बनाइए, जल्दी करिए भाई। ठीक है भाई, आ रहा है 80? नहीं आ रहा? सर 80 सेंटीमीटर। हाँ जी, 80 आ जाएगा, +80 आ गया होगा। तो u वाले फॉर्मूले, u की जगह हम लोग -30 लगाएंगे। फाइनल मीडियम अपॉन v माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन u इक्वल टू, ये वाला टर्म सेम ही रहना, n2 - n1/r। वो एक फॉर्मूले में आ गया तो दूसरे में भी वही, तो ये चेंज नहीं होता, केवल ये दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। ये भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हो गया 1/20 + 0, इसको इधर भेज देते हैं। 4/3v इज 1/20 माइनस 1/30। सॉल्व किया तो 1/v का वैल्यू आया 4 × 60/3। शेप देख लो, पहले वाला लेंस को बाई कॉन्वेक्स कह रहे हैं, ठीक है। अगर, क्योंकि उसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है तो बाई कॉन्वेक्स हो गया। अगर वो बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए तो इक्वी कॉन्वेक्स भी बोलेंगे। कई बार
लूजली रिटन सवाल जो होते हैं, तो लल्लू छाप रिटन सवाल में बाई कॉन्वेक्स लिखते हैं और इमेजिन कराते हैं कि वो इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स शब्द किसके लिए है? इक्वल रेडियस के लिए है। और बाई कॉन्वेक्स दोनों साइड कॉन्वेक्स है, केवल इसके लिए है। समझ गए? तो बाई कॉन्वेक्स सवाल में रहेगा तो आपको यही मान के चलना है R1 R2 अलग अलग हो सकते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स रहेगा तो R1 R2 सेम हो सकते हैं। फिर भी कुछ सवाल सॉल्व नहीं होंगे बाई कॉन्वेक्स, तभी सॉल्व होंगे जब बाई कॉन्वेक्स को इक्वी। तो आप समझ जाना सवाल बनाने वाला केयरफुल नहीं था, उसको इक्वी कॉन्वेक्स लिखना पड़ा था, लिखना चाहिए था, लेकिन उसने बाई कॉन्वेक्स लिख के काम चला दिया। ठीक है, तो बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है। दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स है, समझ ही गए होगे। तो प्लेनो कॉन्वेक्स में नेचर कॉन्वेक्स है, प्लेनो केवल एक साइड का सरफेस है। तो जो शब्द बाद में लिखा है वही डोमिनेटिंग नेचर है। प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, एक सरफेस प्लेन है। ठीक, ऐसे ही बाई कॉन्वेक्स कॉनकेव है, बराबर रेडियस हुए तो इक्वी कॉनकेव नाम लिखा रह सकता है। प्लेनो कॉनकेव में नेचर क्या है? कॉनकेव नेचर है, प्लेनो एक साइड का सरफेस। ऐसे ही कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कौन सा नेचर जीत रहा है? कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है, लेकिन लिखा है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कौन स्ट्रॉन्गर है? कॉनकेव नेचर स्ट्रॉन्गर है। और आगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। समझे? अब किसी को लगेगा सर ये तो एक ही जैसे लग रहा है, एक जैसे ही, एक जैसे नहीं है। देखो इसमें क्या अंतर है, इसमें ऐसे बनाया और फिर ऐसे एज लेके और ऐसे बनाया। तो आप देखो तो एक रेडियस R1 है और एक R2 है। R1 वाला कॉन्वेक्स लेंस जैसा सरफेस है और R2 वाला कौन सा रेडियस कम लग रहा है? छोटे सर्कल का पार्ट कौन लग रहा है तुम्हें? छोटा सर्कल कौन सा लग रहा है? देखो ये R2 ऐसे थोड़ा फ्लैट है, फ्लैट मतलब ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब बड़ा रेडियस। जिसका रेडियस कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, N2 माइनस N1 बाय, उल्टा चल रहा, R नीचे आ रहा भाई। तो जिसका रेडियस कम है वो ज्यादा पावरफुल होगा। कौन सा पावरफुल ज्यादा है? ये कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव लेंस का सरफेस है, ये कॉन्वेक्स लेंस का सरफेस है। कौन पावरफुल है? कॉनकेव लेंस पावरफुल है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। समझ गए? अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे शार्प एज बना हुआ, ये देखिए कौन सा छोटा रेडियस लग रहा है? ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है। ये कॉनकेव सरफेस थोड़ा ब्रॉड लग रहा है और ये ज्यादा शार्प टर्न लग रहा है। देखा क्या सेंस बना? ये ज्यादा शार्प टर्न है, ये बाहर वाला रेडियस, ये R1 और R2। कौन सा ब्रॉड है, यानी कौन सा रेडियस बड़ा लग रहा है? बड़ा सर्कल कौन है? R2 वाला बड़ा सर्कल है, देखो। और आपको ऐसा ऐसा लग रहा है क्या ये सर, ये तो लंबाई तो इसकी ज्यादा लग रही है। शार्प टर्न, शार्प टर्न, राउंड किस में ज्यादा है? ये टर्न। तो शार्प टर्न मतलब ये छोटे सर्कल का हिस्सा होगा और ये बड़े सर्कल का हिस्सा होगा। तो बड़ा सर्कल या ना बड़ा रेडियस, छोटा सर्कल, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर है? R1 स्ट्रॉन्गर हो गया। R1 कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स नेचर स्ट्रॉन्गर है, कॉनकेव नेचर। तो ये आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। एक बेसिक नेचर होता है जो लेंस के शेप से डिसाइड होता है। जैसे आप चश्मे में जो लेंस लगाए हैं उसका मिडिल पोर्शन पिचका हुआ है और साइड साइड मोटे हैं। आप ये वाला लेंस लगाए हुए हैं, कौन सा लेंस है ये? हाँ, मतलब प्लेनो भी हो सकता है, कॉनकेव लेंस है, बेसिकली कॉनकेव लेंस है। इसका काम पैरेलल बीम को डाइवर्ज करना, इसका काम पैरेलल बीम को डाइवर्ज करना। आप जो भी लेंस लगाए वो सब कॉनकेव वाले हैं, और पैरेलल बीम को क्या करता है ये लेंस? क्यों करता है वो बता देंगे कैसे होता है। मतलब हम क्यों लगाए हैं डाइवर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज करने वाला लगाए, मजा आएगा। ठीक है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज वाला लेंस है पैरेलल बीम को। ठीक है, लेकिन हम जो लेंस लगाए हैं वो किस मटेरियल का बना है? हवा का बना हुआ है, पानी का है, ग्लिसरीन है, तो ग्लास का बना हुआ है। ये हवा से डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम? और हम लोग हवा में ही पहनेंगे इस लेंस को कि ग्लास में घुस जाएंगे पहन के? ठीक है, तो मतलब जिस मीडियम में आप लेंस को पहने हुए हैं या लिए हुए हैं
वो मीडियम से डेंसर मीडियम का अगर लेंस है, जैसे हम लोग चश्मे लगाए हैं तो ये लेंस हवा से डेंसर, ग्लास तो इज डेंसर देन एयर नो, तो ये जो लेंस है ग्लास से डेंसर है, तो ये वाला जो शेप है ये डाइवर्ज करेगा और ये वाला शेप कन्वर्ज करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि बाहर से डेंसर मीडियम का लेंस होगा तो ये शेप से कन्वर्ज होगा और ये शेप से, यानी कॉन्वेक्स वाले क्या करेंगे पैरेलल बीम को, तो ये शेप हमको मन में बिठाना कन्वर्जिंग होते हैं, और ये शेप में अगर लाइट रे भेज दे तो, लेकिन कंडीशन पकड़ लेना है। क्या कंडीशन है कि लेंस डेंसर का होना चाहिए, तो होता ही डेंसर का है हमेशा नहीं। अगर इस लेंस को लेके हाँ हम किसी और मीडियम में डाल दें, मान लो केरोसिन में हमने डाल दिया, हो सकता है केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा हो, या हमने ऐसा ग्लास का बनाया या ऐसे फाइबर का बनाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और मैंने ग्लिसरीन में डाल दिया और ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस से ज्यादा हो गया तो शेप दिखेगा कुछ और नेचर बोलना उल्टा। नॉर्मली लेंस कैसे होते हैं, डेंसर होते हैं। नॉर्मली लेंस कैसे होते हैं, डेंसर मीडियम के होते हैं और रखे कहाँ रहते हैं, रे हवा में रहते हैं, और होते कितने किस डेंसर मीडियम के होते हैं, रखे एयर में होते हैं। तो नॉर्मली अगर एयर में रखा ऐसा लेंस दिखे तो आपको क्या बोलना है, और ऐसा दिखे तो क्या बोलना है, अभी प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे तो आ जाएगा। लेकिन उल्टा बोल दे कि भाई इस लेंस को इससे भी ज्यादा डेंसर मीडियम में डाल दिया तो शेप कन्वर्जिंग का है, नेचर क्या बोलेगा, तो उल्टा बोल देना, समझ गए। तो आपको चेक एक ही चीज करनी होगी कि डेंसर मीडियम, सराउंडिंग मीडियम कहीं लेंस से डेंसर तो नहीं, ठीक है, वरना ये शेप कैसे होंगे, कन्वर्जिंग वाले और ये वाले डाइवर्ज। तो आपको ऐसा दिखा रहा, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है तो ये कैसा है, डाइवर्जिंग है, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स नेचर जीत रहा है, कॉन्वेक्स बोलता है कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्जिंग जीत रहा है, प्रोवाइडेड मीडियम चारों तरफ का इससे कम हो, टेंसर लेंस हो, ठीक है, जैसा नॉर्मली हो। तो नॉर्मल शेप के हिसाब से, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिंपल थिन स्फेरिकल लेंस। सिंपल इसलिए बोला क्योंकि लेंस डेंसर मीडियम के और चारों तरफ की सराउंडिंग, मतलब यूजुअल जो केसेस है। तो कन्वर्जिंग लेंस का नाम क्या रखा है, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, और यहां लेकिन यहां पे लिख देते हैं ओनली इफ, हाँ, मीडियम ऑफ लेंस इज डेंसर देन सराउंडिंग, ठीक है। उंगलियां कटकटाने लगे, समय हो चुका है। नेक्स्ट टाइम तक लेंस का काफी कुछ कहानी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी।